सफर कई पड़ावों से होकर जब मंजिल तक पहुंचता है तो कई एहसासों से भरा होता है। मंजिल पर पहुंचकर ही हमें यह पता चलता है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। 8 नवंबर को शुरू हुए हमारे सफर का यह अंतिम पड़ाव है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 8 नवंबर को हमने शुरू किया था सफर खेल से खोलो किस्मत मुहिम का। इस सफर में हमने और आपने पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं। हमने देखी खेल खिलाड़ियों की हालत, हमने देखा आपका साथ मिलते हुए, हमने देखा जिम्मेदार आंखों को हमारी तस्वीरें देखते, हमने देखा जिम्मेदार कानों का हमारी खबर सुनते, हमने देखा खेल क्रांति को साकार होते। यह सब कैसे हुआ और क्या है सफर की यादें जो मंजिल को खुशनुमा बना रही हैं? आइए देखते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। खिलाड़ियों के हौसलों को दी नई उड़ान। न्यूज 18 राजस्थान की कोशिश है कि 8 नवंबर 2021 प्रदेश में खेलों के लिए वो तारीख हो जिसने हालात बदल कर रख दिए। प्रदेश की प्रतिभाओं को मिली नई पहचान। हमने बताया, सुझाया कैसे होगा सुधार, कैसे निखरेंगे संवरेंगे अनगढ़ होनहार। सरकार ने भी समझे हमारे सरोकार। आप जैसे पत्रकार साथी इस प्रकार की शानदार मुहिम, जनता का साथ, जनता के जो सक्षम लोग हैं उनका साथ, हम सब पूरा समाज मिलकर जब कोई एक फ्रेटर्निटी को उठाएंगे। मिला भरोसा, आड़े नहीं आएगी बाधाओं की दीवार। आगाज दमदार, शानदार अंजाम। न्यूज 18 की मुहिम को मिला मुकाम। मन में कई सवाल थे लेकिन अपनी सोच पर भरोसा था। कई शंकाएं थी लेकिन अपनी कोशिशों पर यकीन था। मुश्किलों की दीवार थी लेकिन उसे पार करने का जोश था। फिर क्या था? तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए हमने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को नई उड़ान देने का हौसले के साथ 8 नवंबर 2021 को खेल से खोलो किस्मत मुहिम का शुभारंभ कर ही दिया। ईमानदार कोशिशों और रचनात्मक सोच को साथ मिला और मुहिम की शुरुआत के साक्षी बने राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना, ओलंपियन और विधायक कृष्णा पूनिया, पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर और एशियन मेडलिस्ट राजू लाल चौधरी। मुहिम की शुरुआत के दौरान ही न्यूज 18 ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया कि हम इस मुहिम के जरिए प्रदेश में खेलों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश में अपनी भूमिका निभाएंगे ताकि प्रदेश के खेलों और खिलाड़ियों को एक पहचान मिल सके। इसके साथ ही हमने ठान लिया कि खिलाड़ियों की राह में आने वाली बाधाओं की पहचान कराएंगे और उसे हटाने के उपाय भी बताएंगे। इसलिए हमने इस मुहिम में राज्य के खेल जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को प्राथमिकताओं में रखा। इस दौरान खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खबरें हो या फिर उनके चुनौती भरे संघर्ष और उनके दिलचस्प अंदाज भी हमारी खबरों की सुर्खियों में रहे। देने और नौकरियों की सौगात की बात भी की तो खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में बरसों के इंतजार की सच्चाई को भी बखूबी पेश किया। साथ ही महाराणा प्रताप पुरस्कारों की फीकी होती चमक की बात भी कही। एसएमएस स्टेडियम के सामने राज्य के जिलों में खराब होते जा रहे खेल मैदानों की ओर
सरकार का ध्यान दिलाया तो खेल मैदानों में संसाधनों की कमी की तस्वीर भी बयां की। सरकार ने भी हमारे सरोकारों को समझा। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हमारी मुहिम की सराहना तो की ही, भरोसा भी दिया कि खिलाड़ियों की हर मुश्किलों का समाधान होगा। मैं समझता हूं कि न्यूज़ 18 की एक शानदार शुरुआत रही कि खेलों के और खिलाड़ियों के प्रति केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की, पत्रकार साथियों की बराबर जिम्मेदारी है और न्यूज़ 18 ने उसको एक बड़े पैमाने पर निभाने की कोशिश करी। आपकी इस भावना को मैं सलाम करता हूं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचेस की भारी कमी का कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमने बताया कि खिलाड़ियों को डाइट क्यों प्रॉपर नहीं मिल पा रही। नए खुलने वाले खेल विद्यालयों के प्रयासों की सराहना भी की तो बीकानेर के शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की बदहाली और वहां से निकलने वाले खिलाड़ियों की परेशानियां भी दिखाई। टूर्नामेंट नहीं करा पाने की आर्थिक समस्याओं का मुद्दा हो या फिर खेल संघों में विवाद, इस पर खेल विभाग के साथ खेल संघों से भी बेबाकी से सवाल किए। इस मुहिम के दौरान सामने आई अहम जानकारियों के प्रमुख बिंदुओं के साथ राज्य सरकार के खेल विभाग को डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, जिसे हल करने का भरोसा भी मिला। न्यूज़ 18 की इस मुहिम के लिए मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत उनका आभार मानता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि खेल के सब्जेक्ट को पहली बार किसी मीडिया ने इस लेवल पे उठाया है और इस फ्रंट पे सबको इकट्ठा किया है। ये पहल के लिए वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और मैं उनकी बहुत ही तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुहिम के दौरान जहां खेल से जुड़े सरोकारों को हम सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे तो लोगों को भी ये बात समझाने में सफल रहे कि खेल उनके जीवन का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि प्रदेश के हर कोने में हमारी इस मुहिम को लोगों ने हाथों हाथ लिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारी इस मुहिम ने प्रदेश में खेलों को नई दिशा देने की कोशिश की। हमें विश्वास है कि खेल से खोलो किस्मत वाली हमारी मुहिम प्रदेश में खेलों और खेल प्रतिभाओं के लिए नए साल में नया सबेरा लेकर आएगी। सफर में हाथ बढ़े, साथ मिला। हमें खुशी है ये बताते हुए कि जिम्मेदार और हमसफर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं सफर की मंजिल को लेकर। महेश दाधीच, ओवर टू यू। बांधकर हौसला, खुलकर खेल जरा, अर्जुन सा निशाना साध, महाराणा सा भाला फेंक जरा, खेल से खुलेगी किस्मत, मैदान खेल में उतर तो जरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान की खास मुहिम खेल से खोलो किस्मत में। दोस्तों, इस मुहिम के जरिए राजधानी से लेकर गांव ढाणी तक हम पहुंचे और खेल और खिलाड़ियों की हर वो खबर आप तक पहुंचाई, भले ही उनकी उपलब्धियों की बात हो या फिर उनके संघर्ष की दिलचस्प कहानियां हो। कुल मिलाकर के खेल और खिलाड़ियों को यह कार्यक्रम समर्पित रहा और आज इस मुहिम का वो दिन है जो बेहद खास है। हमारे साथ आज SMS स्टेडियम पर हम इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना साहब के साथ में हैं, तो हमारे साथ में खेलों के दिग्गज लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे हस्तियां हैं जिनमें सबसे पहले खेल मंत्री अशोक चांदना साहब का स्वागत है और हमारे साथ में श्री राम सिंह जी हैं जो खेल के बड़े हस्ताक्षर हैं, भले ही खिलाड़ी के तौर पर, भले ही प्रशिक्षक के तौर पर उन्हें हम जानते हैं। साथ में देवेंद्र जाजड़िया जो कि खेल रत्न हैं, हमारे साथ में इस कार्यक्रम में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और अनिल व्यास जी खेल प्रशासक के तौर पर हमारे साथ में हैं। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हम सबसे पहला सवाल खेल मंत्री अशोक चांदना साहब से करेंगे। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, ये तो कहा ही जाता रहा है, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को एक अलग मुकाम दिया है। वो कहने लगे हैं कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब। क्यों चांदना साहब, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये एक नई कहावत है और आप देखेंगे कि खेलों के माध्यम से बहुत हमारे राजस्थान के खिलाड़ी बड़ी बड़ी नौकरियों में गए, बड़े बड़े मेडल जीते, करोड़ों रुपए के उपहार जीते, प्राइज़ मनी अपनी मेहनत से।
तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ अब बची नहीं है जो खेलों के माध्यम से हमारे प्रदेश के खिलाड़ी ना कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो बनेंगे लाजवाब। खेलों में खिलाड़ी अब लाजवाब बन रहे हैं। सरकार किस तरह से गांव ढाणी के खिलाड़ी पर फोकस कर रही है? ये बात तो होती है कि राजधानी में रह कर के खिलाड़ियों पर फोकस करती रही सरकार, लेकिन अब आप गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं। क्या उस दिशा में कवायद है आपकी? देखिए, जितने स्टार एथलीट्स हैं, निश्चित रूप से जो बड़े शहर हैं उनमें सुविधाएं अच्छी होती हैं, लेकिन सारे एथलीट शहरों से निकलते हैं ऐसा नहीं है। ग्रामीण अंचल से एथलीट्स निकलते हैं, वो छोटे ज़िलों में प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो बड़े कोचेज़ की नज़र में आते हैं, फिर बड़े कोचेज़ उनको बड़े ज़िलों में लेकर आते हैं, फिर वो हेडक्वार्टर पर आ जाते हैं। अच्छे कोचिंग, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ में फिर उनका परफॉर्मेंस होता है, वो कॉम्पीट करते हैं और आगे जाके मेडल लाते हैं। तो ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए भी, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्चियाँ हों, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। राजस्थान में इस बार पहली बार है, क्योंकि हर माता पिता का एक सोच होती थी कि हमारे बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन इनके भविष्य का क्या होगा, तो अनेकों बार इस कारण वो उनको विड्रॉ कर लेते थे। माता पिता अक्सर हमारे देश में बच्चों का भविष्य डिसाइड करते हैं और अभी तक भी काफ़ी डोमिनेट करते हैं, लेकिन अब हमने वो भविष्य की चिंता ख़त्म कर दी है। 2% में अमेंडमेंट कर दिया है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के ऊपर सीरियसली काम हो रहा है। आप देखिए कि राजस्थान के खिलाड़ी को भविष्य की चिंता अब नहीं रही है। साथ ही साथ बहुत सारे उत्कृष्ट एथलीट होते थे जो छोटी छोटी चोटों के कारण और थोड़ी सी गाइडेंस के कारण ही उनका करियर ख़त्म हो जाता था। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ का रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया है जी। जो इसी महीने, जिसका उद्घाटन होने वाला है जनवरी के अंदर, दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। और आने वाले समय में हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, किसी भी चोट के कारण कोई खिलाड़ी मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ नर्सरी से 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे जो हैं, वहीं से हम खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करें, खेल स्कूल उसके लिए आप लाए उसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स स्कूल ला चुके हैं। जयपुर की चालू हो गई, एक बैच आ गया हमारे पास में, जोधपुर में भी प्रस्तावित है। दोनों की जब मैक्सिमम कैपेसिटी 5-6 सालों में पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि तकरीबन 400 से 500 बच्चे तो जयपुर की स्कूल में रहेंगे और 200 से 250 बच्चे जोधपुर की स्कूल में रहेंगे। तो 700 750 अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी एनी टाइम ट्रेनिंग अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे कोचेस के अंडर में पाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 ओलंपिक्स, 2028 ओलंपिक्स, 2026 एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और भी जो आयोजन बड़े होते हैं उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा नाम रहेगा। जी, मंत्री जी बता रहे हैं, जिस तरह से अनिल व्यास जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं कि खेल संघ जो है अलग अलग टूर्नामेंट कराते रहते हैं, क्या जो खेलों के बेटरमेंट के लिए सरकार प्रयास कर रही है उसका अब रुझान नज़र आने लगा है? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का भी आभार करना चाहता हूं कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछली इनके कार्यकाल में अवार्ड मनी देने का काम सबसे पहले राजस्थान सरकार ने किया, कि जो स्टेट और नेशनल में मेडल लाते हैं उनको अवार्ड मनी से दी जाती है उनको। इसलिए मैं मंत्री जी से सिर्फ 1-2 बातें इस संबंध में कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में, मैं शाहपुरा जिला भीलवाड़ा से हूँ और शाहपुरा में सब डिवीज़न होते हुए भी राजस्थान का सबसे बेहतरीन शॉर्ट कोर्स का तरनताल है, पर चूंकि वहाँ से अब तक राजस्थान में जितने गोल्ड और सिल्वर मेडल तैराकी में नेशनल में आए हैं उनमें शाहपुरा सबसे अधिक है, पर वहाँ कोच नहीं है। तो ऐसी जगहों पे मंत्री जी कोचेज की व्यवस्था अवश्य करवाएं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करें, चाहे जैसे भी करें, पर वहाँ बिल्कुल अनिल व्यास जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। कोचेज की कमी की बात भी हमने इस मुहिम के तहत जब हम खेल के मैदान पर गए तो वहाँ पर भी सामने आई। श्रीराम सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि खुद आप खिलाड़ी रहे बेहतर और साथ में आपने प्रशिक्षण भी दिया, कोच की अहम भूमिका है खेल को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो मैं मंत्री साहब का शुक्रगुजार करता हूं, चांदना साहब का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है, जैसा हमारे देखने में आया है और आप लोगों को पता भी है कि काफ़ी जगह इन्होंने नौकरियों में जैसे 2% कोटा है उसको भी भरा है और आगे भी काफ़ी ध्यान दिया है स्पोर्ट्स की तरफ से।
और सबसे बड़ी बात है कि खुद स्पोर्ट्समैन है, तो जो आदमी स्पोर्ट्समैन है वो स्पोर्ट्समैन की दुर्दशा या स्पोर्ट्समैन की दुविधाएं हैं, जो सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए वो ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है और वो काम चांदना साहब ने बखूबी कराया है। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से जब एक अरसे पहले आप जब खेल के मैदान में होते थे तो किन चीज़ों पर आपको कमियां महसूस होती थी और आज किस तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल रही है? एक बड़ा दौर बदला है, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, हमारे ज़माने के और आज के ज़माने में तो बहुत फ़र्क है। हमारे ज़माने के अंदर स्पोर्ट्स सिर्फ डिपार्टमेंट से सीमित था, या तो रेलवे से आते थे या सर्विसेज से आते थे या पुलिस डिपार्टमेंट से आते। आजकल तो हर डिपार्टमेंट के अंदर स्पोर्ट्समैन हैं और जैसा मंत्री साहब ने बताया, अभी एक बैच यहाँ ट्रायल करके और अभी हॉस्टल में रख रहे हैं यूथ। इस मौके पे मैं, मंत्री जी आज यहाँ प्रेजेंट हैं, तो मैं एक दो बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमें स्पोर्ट्स पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमारे पास जो सिंथेटिक ट्रैक है एथलेटिक्स का, वो 2006 में लगा था, मैं और पोकरमल जी ने इंस्पेक्शन किया था, और आज 2001 है, वो ट्रक बदली नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि सुविधाएं देनी है। दूसरा है कि राजस्थान के अंदर हम कैपिटल में बैठे हैं और वहाँ एक सिंथेटिक ट्रैक है, तो आगे हमें विद्याधर नगर को और चित्रकूट स्टेडियम है, और मैं भी वहाँ रह रहा हूँ वैशाली में, तो चित्रकूट में 7 डिसिप्लिन ऐसे हैं जहाँ एक्टिविटी हो सकती हैं। वहाँ सिर्फ कोच अपॉइंटमेंट करने हैं। टेनिस के 4 कोर्ट हैं, वॉलीबॉल के 2 कोर्ट हैं, और फुटबॉल का है, बास्केटबॉल के 3 कोर्ट हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा मंत्री महोदय जी से कि अगर इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और बच्चों को इतना ट्रेवल करके इधर नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आपने आपकी जो बात है बिल्कुल वाजिब है कि आपने कहा एसएमएस स्टेडियम के अलावा बाकी स्टेडियम पर भी सरकार को पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। देवेंद्र जाजड़िया जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, किस तरीके से आप देखते हैं कि पैरा खिलाड़ियों में एक जो नया जोश, नया जज्बा देखने को मिला है, एक उत्साह बढ़ा है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि सरकार ने जो कामकाज किया है उसकी बड़ी वजह है जो कि कई पैरा खिलाड़ी भी जो है वो सामने आ रहे हैं और प्रतिभाओं को मौका मिल सका है। बिल्कुल, आज खेल से खोलो किस्मत का जो ये प्रोग्राम है न्यूज़ 18 द्वारा खेल के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की थी, और जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें मैं आया था। स्पोर्ट्स की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी एक मोटिवेट होंगे वो, और प्रदेश के बारे में जान सकेंगे कि प्रदेश में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इस पे सुविधाओं पे बात करें, जो सुविधाएं नहीं उनकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए इस पे। और विशेष तौर पे आज प्रोग्राम में हमारे साथ माननीय खेल मंत्री अशोक चांदना जी हैं। तो खेल मंत्री से पहले मैं इनको खिलाड़ी मानता हूं, और खिलाड़ी कभी खेल के प्रति गलत हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी नीयत बहुत अच्छी है खेल के प्रति, और इन्होंने दिल से काम किया है। तो इसके लिए मैं तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, प्रदेश के खिलाड़ियों की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपको। श्री राम जी हमारे काफ़ी सीनियर ओलंपियन, इनके बारे में अखबारों में पढ़ते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मैं भी श्री राम सिंह जी बनूंगा। तो बहुत अच्छा लगता है आज इनके साथ हूँ। अनिल जी हैं हमारे साथ। एक्चुअली फैसिलिटियाँ बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं खिलाड़ी हूँ, इसलिए पहले पॉजिटिव बात करूँगा कि क्या अच्छा हुआ। तो सबसे पहले प्रदेश में कोई 2-3 साल में जो सबसे अच्छा कार्य हुआ वो ये हुआ कि खिलाड़ियों को पहली दफ़ा जॉब मिली। आज तक स्पोर्ट्स कोटे में जॉब नहीं मिलती थी खिलाड़ियों को, आउट ऑफ टर्न नियुक्ति। उसमें इनका बहुत ही पर्सनली इंटरेस्ट रहा। आज हर खिलाड़ी ये कह सकता है कि मैं DYSP बन सकता हूँ, मैं वन विभाग में जा सकता हूँ। अलग अलग विभागों में मेरे ख्याल से शायद 400 के करीब पोस्टें दी हैं। एक प्रदेश में 1 साल के अंदर 400 पोस्ट स्पोर्ट्स कोटे से देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद फिर आउट ऑफ टर्न के साथ साथ 2% की और भी आपको फैसिलिटी मिलती है। कोई भी विभाग जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप 2% और भी जा सकते हैं। तो एक तो होगा कि आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, और खिलाड़ी को सबसे पहले जॉब की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा है, इसमें पता नहीं कब इंजरी हो जाए आपके और कब आप बाहर हो जाए, पता नहीं कब आपकी परफॉर्मेंस ना रहे। जैसे क्रिकेटर होता है तो 0 पे आउट हो जाता है, वैसे जेवलिन थ्रो रहे, एक टीयर हुआ गेम ख़त्म।
देवेंद्र जी, लेकिन अब इंजरी की भी खिलाड़ियों को टेंशन नहीं होगी। सरकार रिहेबिलिटेशन सेंटर बना चुकी है उसमें भी मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल मैं बताऊंगा, उसमें बात करूंगा जी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और मैं इसको शुरुआत कहूंगा, कंप्लीट नहीं कहूंगा इसको मैं जी। आपको रिहेबिलिटी सेंटर बनाना है तो कम से कम आपका 50 करोड़ के बजट की आपको जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूं आपको। रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और भी चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, खेल से जुड़ी हुई और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना पाबंदियों के बीच लोग इसे मना रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर के गिरजाघरों में प्रोटोकॉल के तहत प्रार्थना सभाएं हुई। क्रिसमस के त्यौहार पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर क्रिसमस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी को क्रिसमस की बधाई। हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं, जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पीएम मोदी गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब समारोह को गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदैव अटल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्पीकर ने अटल जी को याद करते हुए कहा, वाजपेयी जी महान सपूत थे, जिन्होंने सुशासन को हमेशा प्राथमिकता दी। यूपी सरकार की फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन स्कीम 2021 की शुरुआत आज से हो जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट से 415 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। हरियाणा में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। कोरोना को लेकर गुजरात सरकार ने भी सख्ती बरती है। सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पिछले 24 घंटों में यूके में दर्ज किए गए कोविड के मामलों की संख्या 1,22,186 हो गई है। वहीं कोविड के कारण कुल 137 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी। इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से कोविड टीकाकरण कराने की अपील की। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में चोरी का अजीब मामला सामने आया। यहां एक डिजायर कार में सवार होकर आए चोर क्रेटा कार को टोइंग कर चुरा ले गए। चोरों ने पहले तो कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब स्टार्ट नहीं हुई तो आरोपियों ने कार को एक रस्सी से बांधा और चुरा कर ले गए। अलवर के हनुमान चौराहे से सामोला जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा हुआ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाड़मेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने एक अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन की आंखों में मिर्ची डालकर पहले उसे बंधक बनाया। उसके बाद 50,000 की नकदी और 132 कार्टन शराब लूट ली। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दौसा जिले में बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की, जिसके बाद महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लॉ एंड पावर सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की ओर से अलवर शहर के एसबीआई बैंक के सभी ब्रांचों के एटीएम पर तैनात करीब 120 सुरक्षा गार्डों को कंपनी बाग में कंपनी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। परमाणु नगरी पोखरण पहुंचने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र राठौड़ को माला पहनाई और बाबा रामदेव की तस्वीर भेंट की। बारां जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जिले में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। धूप निकलने के बावजूद कोहरे का असर कम नहीं हुआ। बदलते मौसम की वजह से कोहरे के साथ ही ठंड का भी असर बढ़ गया है। पोखरण क्षेत्र में कई दिनों से शीतलहर का दौर जारी है। सुबह आसमान में बादल छाए रहे और सुबह के समय हल्के कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। वहीं सर्द हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के अवसर पर यूआईटी के ऑडिटोरियम में स्मृति समारोह मनाया गया, जिसमें राजस्थान से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों में तमाम गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जोधपुर के तारघर के पास स्थित समरवेल चर्च पर आकर्षक रोशनी से समूचा चर्च जगमगा उठा और आज प्रार्थना सभा होगी। अजमेर में बीती रात से ही क्रिसमस मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात संत एंसलम चर्च पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ विशेष प्रार्थना की और एक दूसरे को गले लगकर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है खेल से खोलो किस्मत में। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं खेलों के विकास को लेकर के और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने को लेकर के। हमारे साथ में खेल मंत्री अशोक चांदना साहब और पूरा गेस्ट पैनल मौजूद है। साथ ही साथ में हमारे साथ प्रदेश के होनहार खिलाड़ी और कोचेज भी यहाँ कार्यक्रम में शामिल हैं। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि एसएमएस स्टेडियम में काफ़ी सुविधाएँ दी गई है और सुविधाओं की कोई कमी अब एसएमएस स्टेडियम में तो कमोबेश नहीं रही है, लेकिन जयपुर के बाकी स्टेडियम की बात करते हैं या फिर प्रदेश के और दूर दराज जिलों के स्टेडियम्स की बात करते हैं, किस तरीके से अब प्रायोरिटी उस पर बहुत ज़्यादा हो जाती है? निश्चित रूप से कैपिटल होने की वजह से जयपुर में सुविधाएं ज़्यादा हैं। बाकी आप जिलों में देखेंगे तो जो जोनल हेडक्वार्टर ज़िले हैं उनमें बाकी ज़िलों से ज़्यादा हैं, लेकिन जयपुर से कम हैं। बड़े ज़िले हैं उनमें जोनल हेडक्वार्टर के बाद में उनमें छोटे ज़िलों से ज़्यादा है, फिर छोटे ज़िले आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे ज़िले, बड़े ज़िले, जोनल हेडक्वार्टर और प्रदेश की कैपिटल होने का निश्चित रूप से एक फ़र्क होता है। लेकिन भविष्य में, क्योंकि जैसा कि अभी जाजेड़िया जी ने कहा कि ये शुरुआत है, चाहे रिहेबिलिटेशन सेंटर की हो, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर बदलाव की हो, जितने भी काम हम कर रहे हैं अभी, हमने 3 सालों में किए, अगले 2 सालों में करेंगे। मुझे लगता है कि इसी स्पीड से कम 15 साल काम होगा और इसी स्पीड से कम 15 साल तक लगातार बजट लगेगा, तब जाके हम खेलों में मिनिमम जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। क्योंकि बैकलॉग खेलों का बहुत लंबा हो गया है। बहुत सारी सुविधाएं अभी कोच साहब ने एथलेटिक ट्रैक का बताया कि 16 साल पुरानी एथलेटिक ट्रैक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, जब हम घूमेंगे तो निकलेगी। अभी हमने कुछ चैप्टर पूरे किए हैं। स्टेडियम के एथलेटिक ट्रैक को भी बदल रहे हैं सर अब? वो ये एक बहुत छोटी सी बात है, ये किसी भी दिन बदल सकती है, लेकिन इस प्रकार के और भी प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जहां पर नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि ये केवल एक शुरुआत है। बजट की कमी हो, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए मैं इस प्रदेश के खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, कोचेस को, एक्स खिलाड़ियों को, भविष्य के खिलाड़ियों को, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, फेडरेशन के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए खेलों के लिए कभी कोई कमी नहीं आएगी। निश्चित रूप से अब आप देखिए। लेकिन सर, एक बात मैं इसमें ये आपसे जानना चाहता हूं कि खेल को लेकर के बजट काफ़ी कम रहता है, वो भले ही कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, मैं यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कारण है कि खेलों को हम प्राथमिकताओं में नहीं रखते जब भी बजट तय किया जाता है? देखिए, पूर्व में तो निश्चित रूप से बजट बड़ा कम था, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री जी ने बजट को 6 गुना बढ़ाया है। 6 गुना एक ही साल में। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे पैरा एथलीट्स इंटरनेशनल मेडल्स लेकर आए, आज आप इनसे पूछिए, आज से पहले हमारे एथलीट्स हमारे देश की शान बढ़ाते थे, प्रदेश की शान बढ़ाते थे और उसके बाद में प्रोत्साहन राशि के लिए परेशान होते थे। लेकिन आज ये पहली बार पहल है कि हमारे साथियों को कोई परेशान नहीं होना पड़ रहा है। इनके आने से पहले हम स्वागत में खड़े रहते हैं कि कब हमारे सितारे आएँ, और जिन्होंने हमारे प्रदेश के इतने लोगों का दिल खुश किया है, उनका दिल हम कैसे खुश करें, उसमें हम लोग लगते हैं। तो ये आप बिल्कुल देख लीजिए कि 6 गुना बजट बढ़ गया है और इस साल के बजट में मुझे लगता है इससे भी 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। बजट की कोई कमी नहीं है, बस एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से ये सारे काम रुके हुए हैं कि ये क्रीड़ा परिषद है और इस पर एक गहन चिंतन हो रहा है कि ये खेल विभाग होना चाहिए। जिस दिन खेल विभाग हो जाएगा, अभी 200-225 कर्मचारी हैं, जब 2000 आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना पाबंदियों के बीच लोग इसे मना रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर के गिरजाघरों में प्रोटोकॉल के तहत प्रार्थना सभाएं हुई। क्रिसमस के त्योहार पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर क्रिसमस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी को क्रिसमस की बधाई। हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं, जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया।
पीएम मोदी गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब समारोह को गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदैव अटल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्पीकर ने अटल जी को याद करते हुए कहा, वाजपेयी जी महान सपूत थे जिन्होंने सुशासन को हमेशा प्राथमिकता दी। यूपी सरकार की फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन स्कीम 2021 की शुरुआत आज से हो जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट से 415 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। हरियाणा में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। कोरोना को लेकर गुजरात सरकार ने भी सख्ती बरती है। सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पिछले 24 घंटों में यूके में दर्ज किए गए कोविड के मामलों की संख्या 1,22,186 हो गई है। वहीं कोविड के कारण कुल 137 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी। इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से कोविड टीकाकरण कराने की अपील की। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में चोरी का अजीब मामला सामने आया। यहां एक डिजायर कार में सवार होकर आए चोर क्रेटा कार को टोइंग कर चुरा ले गए। चोरों ने पहले तो कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब स्टार्ट नहीं हुई तो आरोपियों ने कार को एक रस्सी से बांधा और चुरा कर ले गए। अलवर के हनुमान चौराहे से सामोला जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा हुआ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाड़मेर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एक अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन की आंखों में मिर्ची डालकर पहले उसे बंधक बनाया। उसके बाद 50,000 की नकदी और 132 कार्टन शराब लूट ली। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दौसा जिले में बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की, जिसके बाद महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लॉ एंड पावर सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की ओर से अलवर शहर के एसबीआई बैंक के सभी ब्रांचों के एटीएम पर तैनात करीब 120 सुरक्षा गार्डों को कंपनी बाग में कंपनी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। परमाणु नगरी पोखरण पहुंचने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र राठौड़ को माला पहनाई और बाबा रामदेव की तस्वीर भेंट की। बारां जिले में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जिले में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। धूप निकलने के बावजूद कोहरे का असर कम नहीं हुआ। बदलते मौसम की वजह से कोहरे के साथ ही ठंड का भी असर बढ़ गया है। पोखरण क्षेत्र में कई दिनों से शीतलहर का दौर जारी है। सुबह आसमान में बादल छाए रहे और सुबह के समय हल्के कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। वहीं सर्द हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस के अवसर पर यूआईटी के ऑडिटोरियम में स्मृति समारोह मनाया गया, जिसमें राजस्थान से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों में तमाम गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जोधपुर के तारघर के पास स्थित समरवेल चर्च पर आकर्षक रोशनी से समूचा चर्च जगमगा उठा और आज प्रार्थना सभा होगी। अजमेर में बीती रात से ही क्रिसमस मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात संत एंसलम चर्च पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ विशेष प्रार्थना की और एक दूसरे को गले लगकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना पाबंदियों के बीच लोग इसे मना रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर के गिरजाघरों में प्रोटोकॉल के तहत प्रार्थना सभाएं। खेल से खोलो किस्मत में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खेलों में होने वाले विवादों को लेकर के, खेल संघों के विवादों की। लेकिन इंतज़ार है राज्य को कि खेल नीति कब बनेगी ताकि ये खेलों के विवाद दूर हो सके और खिलाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं पड़े। खेल मंत्री अशोक चांदना साहब हमारे साथ में हैं। सर, नई खेल नीति का इंतज़ार है
ताकि जो खेल संघों में विवाद हो उसे लेकर के खिलाड़ियों पर जो असर है वो नहीं देखने को मिले, खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान लगाए, उन्हें खेल संघों के विवादों से किस तरह से दूर रखा जा सके? देखिए, अभी ग्रामीण खेलों के ऊपर काम चल रहा है, तकरीबन 1 महीने का काम उसमें और बाकी रह गया है। पूरा डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ में ग्रामीण खेलों को कामयाब कराने में लगा हुआ है। 27 लाख पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर है। गांव-गांव में खेलों का वातावरण बनाना है। उसके बाद में हमारी टॉप प्रायोरिटी जो रहेगी वो अगली प्रायोरिटी हमारा स्पोर्ट्स एक्ट रहेगा कि उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। उसके ऊपर काम भी चल रहा है, पूर्व में ये बनकर तैयार भी पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चेंजेस हमने करने हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से लागू होंगे और जल्दी हम वो सारे बदलाव करेंगे जिससे विवाद थोड़े से कम हो जाएं। लेकिन प्राइडल इश्यूज जितने भी हैं, प्राइड तो कभी इंसान का ख़त्म होगा नहीं, तो प्राइड का विवाद ख़त्म होगा नहीं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि व्यवस्था ऐसी बन जाए कि किसी भी झगड़े का असर खिलाड़ियों के करियर पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मैं नया नया खेल मंत्री बना था तब आरसीए के ताले लगे हुए थे 5 साल से 6 साल से। बीसीसीआई अपना इंचार्ज भेजते थे, अपने हिसाब से टीम एंट्री करा लेते थे। कई बच्चों का जो स्पोर्टिंग पीक था वो इस 6 साल में निकल गया। कोई रिकवरी खड़ी थी आरसीए के ऊपर डिपार्टमेंट की, तब मुझे कई लोगों ने समझाया कि उस रिकवरी के बिना अगर इनको काम करने दिया तो आपके ऊपर आक्षेप भी लग सकते हैं। उसमें ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, खिलाड़ियों का करियर कहीं पर भी दाव में नहीं होना चाहिए। खेल फेडरेशंस हैं, उनसे डिपार्टमेंट का या उनका आपस में यदि कोई विवाद है तो वो टेबल पर समाधान होना चाहिए। एक बात सर, उसके लिए किसी पर भी ताले नहीं लगने चाहिए। फेडरेशन और एसोसिएशन ने सहयोग की भी मांग की है जी। कहते हैं कि जब टूर्नामेंट करवाते हैं तो बड़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। क्या हो सकता है सर सरकार की तरफ से? सभी फेडरेशंस को एक साथ बुलाकर इनके मूल मुद्दों के ऊपर चर्चा करके और मैं उसका समाधान करूँ ताकि आगे इनको ये समस्या नहीं आए, इस प्रकार की समस्या। बिल्कुल, हमारी ये सार्थक पहल बनती जा रही है खेल से खोलो किस्मत में कि मंत्री खुद कह रहे हैं कि वे इन समस्याओं के समाधान में भी जुटे हुए हैं। कुछ सुझाव ले लेते हैं। श्रीराम साहब, आपसे बात करूंगा, किस तरह के और सुझाव आप खेलों के बेटरमेंट के लिए प्रदेश में सरकार को देना चाहेंगे? इस प्लेटफॉर्म का आप सदुपयोग कर सकते हैं। सुझाव के तौर पे तो यही है कि हमने जैसा कि एक तो सबसे पहले जाजवड़िया जी कहा था एजुकेशन, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स को अगर एक सब्जेक्ट बना दिया जाए, एजुकेशन के साथ सब्जेक्ट बना के जोड़ दिया जाए उसको, तो सारे बच्चे उसमें कोई भी गेम खेले और वो एक सब्जेक्ट हो जाए और उसको आगे फ्यूचर में भी अगर वो स्कूल पास करके अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसमें भी अगर कुछ नंबर कम पड़े तो स्पोर्ट्स के बेस पे उसको उसका फ़ायदा मिल जाए। तो एक तो ये है कि एजुकेशन के साथ अगर हम स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट बना करके और बच्चों को दे दें तो हर बच्चा उसमें खेल में हिस्सा लेगा। और जब तक हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड में बच्चों को लाने के लिए जब तक, क्योंकि हमारे यहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, स्पोर्ट्स कल्चर बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्पोर्ट्स कल्चर बनेगा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर में से अच्छे बच्चे मिलने के चांसेज होते हैं। तो ये है कि जब तक हम ग्रास रूट पे नहीं जाएंगे और ग्रास रूट से आगे ला करके और बच्चों को, उनमें से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको, जैसे अभी इन्होंने नई स्कीम चलाई उसमें यंगस्टर को लेकर हुए बच्चों को हॉस्टल्स खोल रहे हैं, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि जयपुर में भी है, अभी जोधपुर में भी खोल रहे हैं। तो इसी मुताबिक हर जगह करे जाएं और जहाँ जो टैलेंट है, जैसे साइकिलिंग का बीकानेर में है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर थुरूज गंगानगर में अच्छे हैं तो वहाँ, तो ये भी स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए बच्चों का कि क्या से हमें कौन से बच्चे अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ से वहाँ वैसी सुविधाएं उनको वहाँ मिल जाएं अपने घर के पास, तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड रहेंगी बच्चों के लिए आगे आने वाले समय के लिए। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, कई देशों में आप घूम करके आए हैं, कई राज्यों में आप गए हैं, किस तरीके से पाते हैं आपकी हमारे स्टेट में और क्या बेहतर किया जा सकता है? काफ़ी प्रयास हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण रोज़गार का मुद्दा वो सॉल्व हो गया है, अब और किन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं हम? अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो हमें कोचेज की भर्ती करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 10 कोच तो होने चाहिए अलग अलग इवेंटों के। मेरा ये मानना, डिस्ट्रिक्ट का बच्चा बाहर ट्रेनिंग करने जाना ही ना पड़े कोच की वजह से, और होश के तहसील हेडक्वार्टर भी हमें अच्छी जो जहाँ माहौल है स्पोर्ट्स का, वहाँ 1-2 कोच को नियुक्त करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो
प्रेजेंट में हमारी एकेडमियाँ चल रही हैं तो उसमें डाइट सिस्टम है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग डाइट ही नहीं मिल रही बच्चों को तो रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट आता है। इससे आगे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरे दिमाग में है, बहुत बड़ी चीज़ है ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बहुत ही बजट भी बहुत बड़ा रहेगा इसका। आज से 10 साल पहले एक झुंझुनू में खुली थी और वीसी ने मुझे भी उसका मेंबर बना रखा है। तो मैंने पूछा किसी से क्या है यूनिवर्सिटी, मेरे झुंझुनू मेरे पास ही एक डिस्ट्रिक्ट है अभी मेरे पास में है, तो वहाँ कुछ नहीं खुला, आज तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, तो महज वो कागजों में बन के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रह गई। तो मेरा मानना ये थी हमें उसको अच्छी तरीके से चलाएं, क्योंकि वहीं से हमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आपको एक अच्छा फिजियो मिलेगा वहाँ पे, और भी बहुत से क्षेत्र में जा सकते हैं बच्चे। ऐसा नहीं सिर्फ ओलंपिक मेडल ही लें, खेल में ओलंपिक मेडल नहीं है, खेल में बहुत स्कोप है, आप अदर साइड में जा सकते हो। तो इसीलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जी, कागजों से मूर्त रूप ले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता दूं, कागजों में अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी नहीं है जी। डिक्लेयर हुई थी 2013 में, फिर इस प्रपोजल को पूर्व सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर ये प्रपोजल फिर से बना, अभी 3 साल पहले हमारी सरकार आई तब। प्रपोजल बनने के बाद में इसके ऊपर आइडिया आया, क्योंकि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग और बाकी जो अधिकारी हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के मूड में होते नहीं, तो उसको केवल एक एफिलिएशन गिविंग, डिग्री गिविंग यूनिवर्सिटी बना देने का पहले एक आइडिया चला था, लेकिन उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ये हुआ कि डिग्री गिविंग का कोई अर्थ नहीं है, वो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में डिग्री दे सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री देनी चाहिए, हैंड होल्डिंग होना चाहिए। एक बच्चा, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ उसके अंदर स्कूल भी होना चाहिए, स्कूल भी उसी में पढ़े, कॉलेज भी उसी में पढ़े, पीजी भी उसी में करे, खिलाड़ी भी वहीं बने, कोच भी वहीं बने, खिलाड़ी बनाना भी वहीं सीखे। तो कंप्लीट हैंड होल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तकरीबन मुझे लगता है कि 600 करोड़ के आसपास का आइडिया है, और अब हमने मन बना लिया है कि हम इसको 600 करोड़ का ही बना के जाएंगे। तो इसका फिर से प्रपोजल्स पुटअप हो रहे हैं, जो हर खिलाड़ी को चाहिए वैसी एक यूनिवर्सिटी बने, ऐसा एक फाउंडेशन स्टोन हम लोग लेकर के जाएंगे, आप चिंता ना करें। खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही है तो हमारे साथ में जो नवेदित खिलाड़ी हैं, जो अपने खेलों में उभरते हुए नाम हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश है ताकि वे यहाँ पर अपने सुझाव दे सकें और अपनी बात यहाँ पर खुद खेल मंत्री को भी कह सके। मैं आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन झुंझुनू में एक बार कोई चीज़ गई हुई वापस आती नहीं है, तो वो तो बनेगी ही बनेगी। हाँ, बीकानेर में सादुल स्पोर्ट्स एक अपने आप में नाम रहा है, ब्रांड रहा है जी, और हालांकि वो शिक्षा विभाग की एंटिटी है, खेल विभाग का उसमें कोई अभी तक दखल अंदाजी नहीं है, आप ध्यान दिला, लेकिन उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें, एक टीम भेजकर उसके ऊपर आइडियाज़ बनाकर हम आगे प्रपोजल्स भेजेंगे, शिक्षा विभाग से बात करेंगे, उसको वापस कैसे पूर्व के जो उसकी ग्लोरी थी उस तक पहुंचाने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए क्या सुझाव हैं, वो हम शिक्षा मंत्री जी और हम लोग बात करके उसके ऊपर निश्चित रूप से काम करेंगे। कोई और खिलाड़ी यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं, कोई और? आज विश्व में योगा को पूरे विश्व में मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो योगा के जो प्लेयर है, हर साल यहाँ की यूनिवर्सिटी 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ है अपने प्रदेश में, जो कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जाती है, उनके बच्चे वहाँ पर परफॉर्मेंस भी करते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई रोज़गार, वहाँ से बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। आप योगा के 10-20 खिलाड़ियों को लेकर मेरे पास में आइए और आप क्या क्या समस्याओं को फेस कर रहे हैं मुझे बताइए, उसका समाधान कर देंगे, चिंता मत कर। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल हैं, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन आउट टर्न में नहीं है। कई गेम्स जो हैं वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई गेम्स जो हैं प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने एक बेसिक प्लेटफॉर्म रखा, हमने ना प्रदेश सरकार रखा ना केंद्र सरकार रखा। ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उससे जितने भी खेल मान्यता प्राप्त हैं और अनेकों अनेक गेम्स हैं, हमने उसको इंडिविजुअल रखा, क्योंकि प्रदेशों में कई बार सरकारें बदलती है, कई खेलों का वर्चस्व खेलों संघ के लोगों का बढ़ जाता है, कई खेल संघ के लोगों का घट जाता है, कोई किसी पर सवाल उठ जाते हैं, कोई राजनीति का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है,
उसका हम लोगों ने रखा, उसमें किसी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का हमने रखा ही नहीं है। पूर्व में हमारे को साथी कह रहे थे कि खेल विभाग के लिए पैसे की कोई कमी, मैं आपको कह रहा हूं नहीं है। आज से पहले किसी भी आयोजन में 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए से ऊपर कभी किसी प्रदेश सरकार ने खर्च नहीं किया। ग्रामीण खेलों के माध्यम से गांव में खेलों का वातावरण बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपए आयोजन के लिए दिए, 40 करोड़ रुपए। और आप देखेंगे जब ये आयोजन होगा, 26 जनवरी को ये आयोजन होने वाला है, और उस दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस पैसे को इस्तेमाल किया गया। 1 लाख लोग 50 साल से ऊपर के हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसमें एज ग्रुप लगाइए, बुजुर्गों को क्यों पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं। मैंने कहा आप समझते नहीं हैं। हम हरियाणा की ओर देखते हैं, जब भी कोई हरियाणा पंजाब का उत्कृष्ट खिलाड़ी राजस्थान आता है, मैं उनसे पूछता हूँ आप कैसे बने। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे इक्विपमेंट ने बनाया या सरकार ने बनाया या किसी पैसे ने बनाया। वो कहते हैं मुझे मेरे गाँव ने बनाया। जब तक गाँव में खेल भावना नहीं होगी, गाँव में अपने गाँव के बच्चे को, अपने जिले के बच्चे को आगे बढ़ाने की भावना नहीं होगी, तब तक खेलों में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो जो वो 1 लाख लोग जो वरिष्ठ हैं लेकिन आज भी बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, जब कोई अच्छा खेलता है वो बच्चा उनको नजर आएगा, लेकिन उसका जूता फटा होगा, वो उसको जूता दिला देंगे। ये खेल भावना है। इसीलिए ग्रामीण ओलंपिक का जो आइडिया है वो एक वास्ट आइडिया है, और इसके जो असर हैं ये एक तरह से आयुर्वेद की दवाई है। इसका कोई चमत्कार एक रातों रात नहीं होगा, लेकिन इससे जब ये 2-3 संस्करण इसके हो जाएंगे, 2-3 बार ग्रामीण ओलंपिक हो जाएंगे, जब 25-25, 50-50 लोग एक साथ खेलेंगे, जब लोग घरों से निकलेंगे, जब एक गांव पड़ोस के गांव से कोई हार के बच्चे आ जाएंगे और उस गांव के पटेल ठानेंगे कि अगली बार उस गांव को हराना है, इस बार करो तैयारी, हम तुम्हारे को दूध की सप्लाई करेंगे। मतलब उस प्रकार का जब वातावरण बनेगा, तब सही मायने में राजस्थान का खिलाड़ी जो है फाउंडेशन स्टोन से तेजी से बढ़ेगा। फिर आगे हमारे पास सुविधा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कबड्डी की टीम राजस्थान की कोई मेडल लाती थी तो एक राजस्थान का खिलाड़ी होता था और 10-11 खिलाड़ी हरियाणा के होते थे। पिछले 2 साल से राजस्थान की टीम नेशनल मेडल ला रही है, तो एक खिलाड़ी हरियाणा का है, बाकी सारे खिलाड़ी राजस्थान के। ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। हमारी राजस्थान की फुटबॉल की टीम दिलीप ट्रॉफी की हाई लीग में पहुंची है। देश की 8 टीमों में जगह बनाई 34 साल के बाद में। ये राजस्थान में 34 साल के बाद में हुआ है। संतोष ट्रॉफी भी इस बार, ये हमारे साइकिलिंग के, संतोष ट्रॉफी की भी बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे साइकिलिंग के जो साथी हैं, 35 साल के बाद में ऑल इंडिया ऑल कैटेगरी में राजस्थान चैंपियन बना है, 35 साल के बाद में। ये कहीं ना कहीं तो खेलों में जुनून आया है। मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले तक प्रोफेशनल कबड्डी की प्रैक्टिस मात्र 200-250 बच्चे करते थे राजस्थान में। आज प्रोफेशनल कबड्डी की प्रैक्टिस 5 से 10 हजार बच्चे राजस्थान में कर रहे हैं। कहाँ तो 250 बच्चों में कंपटीशन होता, कहाँ 10,000 बच्चों में कंपटीशन होगा। जब 10,000 बच्चे कॉम्पीट करेंगे तो गेम का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा। जब गेम का लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा तो हमारे खिलाड़ी नेशनल चैंपियन भी बनेंगे और इंटरनेशनल चैंपियन भी बनेंगे। लेकिन नर्सरी यहीं से उठेगी, वातावरण जमीन से उठेगा। ज़रूर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सरकार के प्रयास हैं वो रंग लाए और हमारे खिलाड़ी प्रदेश भर से देश दुनिया का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक तक के सफ़र पर पहुँचे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारा नाम रोशन कर सके। उन्हें तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी सुविधाएं, संसाधन मुहैया हो सके, इस दिशा में सरकार भी कोशिश कर रही है। और हमारी खेल से खोलो किस्मत मुहिम के तहत जिन खिलाड़ियों ने बेहतर किया है और जिन खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन करने की कोशिश की है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की हमने कोशिश की है। और आप सभी यहाँ पर मेहमान हमारे साथ में जुड़े, खेल मंत्री जी अशोक चांदना साहब हमारे साथ जुड़े, श्री राम सिंह जी, देवेंद्र जी और अनिल व्यास जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, और तमाम SMS स्टेडियम के वो खिलाड़ी जो है हमारे साथ में यहाँ पर आज बने। और एक सार्थक चर्चा जो है वो हमारी यहाँ पर खेलों के विकास को लेकर, खेलों को बढ़ावा देने को लेकर के हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मूर्त रूप लेगी और आगे चल करके इसके सार्थक परिणाम भी जरूर सामने आएंगे हमारी इस मुहिम में। बस इतना ही। मंजिल पर पहुंचकर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यह अंत नहीं है, आगे भी सफर जारी रहेगा, क्योंकि सवाल उन खिलाड़ियों का है जो देश के सम्मान के लिए झुकना नहीं जानते। तो न्यूज़ 18 राजस्थान देखते रहिएगा, समय समय पर कोशिश करते रहेंगे खेल से खोलो किस्मत की कड़ी में हालात बदलने की। जब भी जरूरत पड़ेगी और जरूरत पड़ी तो फिर निकलेंगे सफर पर। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।
आज दुनिया भर में क्रिसमस का